सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। आज हम चर्चा करेंगे सोशल मीडिया में पिछले एक हफ्ते या कह लीजिए 10 दिन से तैर रहे विषय के संदर्भ में। आजकल सोशल मीडिया भी दुनिया के तमाम विषय तय करता है, एक नैरेटिव बनता है, एक वातावरण बनता है जिसके आधार पर दुनिया सोचने समझने को मजबूर हो जाती है। जो कुछ भी सोशल मीडिया में आता है और बड़े पैमाने पर आता है, उसे इग्नोर करना, अनदेखा करना इतना आसान नहीं रहता। जैसे बीच में धुरंधर फिल्म आई थी, उसको लेकर तमाम चीजें चल रही थी तो हम उस पर ध्यान केंद्रित किए हुए थे। अभी एक गाना हमारी निगाह से गुजरा। वो गाना कोई बहुत विधिवत तरीके से करोड़ों के स्टूडियो में बैठकर शूट नहीं किया गया, रिकॉर्ड नहीं किया गया, उसे किसी बड़े सितारे के द्वारा गाया नहीं गया, किसी बड़े फिल्मी सितारे पर फिल्माया नहीं गया, फिर भी वो गाना धूम मचाए हुए है, जबकि वो एक भीड़ में सामान्य मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया। लेकिन उसको सामान्य व्यक्ति भी शेयर कर रहा है और बड़े बड़े राजनेता भी शेयर कर रहे हैं। सत्ता विरोधी स्वर है, इसलिए तय बात है विपक्ष के नेताओं को उस गाने को शेयर करना बहुत भारा है। और अचरज की बात यह है कि उसको देखा भी जा रहा है और सराहा भी जा रहा है। उसके बोल है, देश हमारा कहां जा रहा है, कहो नरेंद्र मजा आ रहा है। इलाहाबाद प्रयाग हो गया और बनारस क्योटा, धनी राम का खेत बिक गया, थार बचाना लूटा। टूटी चप्पल पहन के मनसुख बोरा उठा रहा है और हमारा देसी नीरो बंसी बजा रहा है। देश हमारा कहां जा रहा है, कहो नरेंद्र मजा आ रहा है। हमें लगा कि इस विषय को अनदेखा नहीं करना चाहिए। देश ने तकरीबन 3 दशक के बाद 2014 में एक स्पष्ट निर्णय लिया था। 3 दशक की बात हमने इसलिए की कि इस देश में स्पष्ट बहुमत की एक दल की सरकार 1984-85 में अस्तित्व में आई थी, जब इंदिरा गांधी के असामयिक निधन या शहादत के चलते कांग्रेस के पक्ष में एक सहानुभूति का वातावरण था। और एक तरफा जीत कांग्रेस ने हासिल की थी राजीव गांधी के नेतृत्व में। उसके बाद से इस देश ने खंडित जनादेश का ही रुख अपनाया। लगातार सरकारें बनी, बिगड़ती रहीं, कई बार बीच में ही चुनाव की नौबत आई, पर आखिर में 3 दशक के बाद 2014 में स्पष्ट तौर पर देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया, तब जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए के रूप में भी मैदान में थी। अकेली भारतीय जनता पार्टी को वो आंकड़ा मिला जो एक दल को सत्ता में आने के लिए वस्तुतः इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में चाहिए हुए था। और इस विषय पर सब एक राय है कि वो बहुमत अगर भारतीय जनता पार्टी जुटा पाई थी तो उसका एकमेव कारण अगर था तो वो था नरेंद्र मोदी का करिश्माई नेतृत्व, नरेंद्र मोदी के प्रति जनता का आकर्षण, नरेंद्र मोदी के प्रति जनता का भरोसा, नरेंद्र मोदी के प्रति जनता की उम्मीद। इसने वो करिश्मा कर दिखाया जो अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी के दौर में भी भाजपा नहीं कर पाई थी। 2014 की कहानी 2019 में भी दोहराई गई। पिछली बार से भी ज्यादा सीटें 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पाई। लेकिन 2024 के चुनाव में कहानी में बदलाव आया। स्पष्ट जनादेश की सरकार एक बार फिर खंडित जनादेश में तब्दील हुई और गठबंधन की सरकार अस्तित्व में आने को मजबूर हुई। पर 2014 से लेकर आज 2026 पे जब हम पहुंचे तो देश में बहुत बदलाव हुए। बदलावों को अपने अपने तरीके से देखा जा सकता है। देश कहां से कहां पहुंच गया है, तो हमें लगा कि जब इस गाने ने जनता के बीच में अपने प्रति आकर्षण पैदा किया है तो इस पर एक बार विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि देश हमारा कहां जा रहा है और नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, देश को यहां पहुंचाने को लेकर कितने आनंद का अनुभव कर रहे हैं या कितनी चुनौती का सामना कर रहे हैं। तो इस पर एक विस्तृत बहस करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि देश 2014 में किन हालात में था, 2026 में देश किन हालात में है और भविष्य के संदर्भ में इस देश को लेकर क्या उम्मीद की जा सकती है। ये बात इसलिए और ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है क्योंकि नरेंद्र मोदी जो इस देश की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं, अब बात 2047 की करते हैं कि 2047 तक इस भारत को विकासशील देश से विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ जाना है। वह देश जो 2014 में दुनिया की 10वीं या 11वीं अर्थव्यवस्था था, वह इस समय दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर है। यह देश की सरकार बताती है, अर्थशास्त्री भी इसे स्वीकार करते हैं।
पर इसके साथ साथ इस बात को लेकर सवाल उठते हैं कि देश संपन्नता की दृष्टि से भले ही ये आंकड़े दिखाता हो, पर इस देश की जो आबादी है उसमें आर्थिक विषमता का अंतर भी इसी अनुसार बढ़ गया है। अर्थात धनी बहुत धनी और गरीब और विपन्न हो रहा है। क्या ये बात सही है? क्या देश की जीवन व्यवस्था में बदलाव इसी रूप में आया है या हर किसी की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आया है? लोग अगर चप्पल पहन रहे थे तो क्या जूते तक आ गए? जो नंगे पैर थे क्या उनके पैरों में चप्पल आ गई? जो केवल सूखी रोटी खाते थे क्या उनकी रोटी में घी आ गया? या जिनको 2 जून की रोटी भी नहीं मिलती थी उनके हिस्से में रोटी आ गई? सवाल बहुतेरे हैं। हमारे साथ में एक विस्तृत पैनल है, उससे रूबरू होते हैं और इस गंभीर विषय पर विमर्श करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सुधी प्रवक्ता हैं। आज दरअसल वीरेंद्र सिंह चौहान जी के लिए ही मौका है, वो बताया कि देश कहां जा रहा है। हमारे साथ में डॉक्टर हिलाल अहमद हैं। जिस गीत को हमने बुनियाद बनाया आज इस कार्यक्रम की, उस गीत को विरोधी दलों का समर्थन मिल रहा है। डॉक्टर हिलाल अहमद से समझेंगे वो इस गीत के साथ कहां तक खड़े हो पा रहे हो, क्यों खड़े हो पा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर चरण सिंह जी हैं। उनकी मौजूदगी हमारे लिए आज इस कार्यक्रम में बड़ी महत्वपूर्ण है। जाने माने अर्थशास्त्री हैं, पूर्व चेयर प्रोफेसर रहे हैं आरबीआई के, वो हमारे साथ हैं। और साथ ही प्रेम कुमार जी, जब भी ऐसे नाजुक विषय होते हैं, खरी बात कहने के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ होते हैं। आप सभी का स्वागत है। एक बार गीत का संक्षिप्त सा हिस्सा सुनते हैं और साथ ही इसका कहीं ना कहीं जवाब आज प्रधानमंत्री जी देते हुए दिखे तो उसको भी एक बार देख लेते हैं और फिर चौहान साहब से शुरू करते हैं। इलाहाबाद पर लागू हो गया और बनारस टूटा, धनी राम का खेत बिक गया, तार बचाना लोटा, टूटी चप्पल पहन के मनसुख, टूटी चप्पल पहन के मनसुख भोरा उठा रहा है और हमारा देसी हीरो बंसी बजा रहा है। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा, देश डॉलर सर पर पांव जमाए मुंह पर। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। भारत में यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का नंबर 2 स्टील प्रोड्यूसर है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है। आज भारत में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर है। कुल मिला के वीरेंद्र सिंह चौहान जी बात आपसे शुरू करते हैं। इस अंतर के साथ में शुरू करते हैं कि आज से 2-5 साल पहले अगर लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ सुन लेते थे ना तो बड़ी त्वरित प्रतिक्रिया देते थे, असहमति के स्वर में, आक्रोश के स्वर में, गुस्से के स्वर में। लेकिन देख रहे हैं ये गाना आया, लोग अपने इंस्टा पे से शेयर कर रहे हैं, फेसबुक पे शेयर कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, देश कहां ले जा रहे थे और आप खुद कहां पहुंच गए वीरेंद्र जी? देश तीव्र गति से उसी बेहतरीन दिशा में बेहतरीन गति से बढ़ रहा है। और ये बात केवल मैं नहीं कहता, ये आंकड़े बता रहे हैं। ये तथ्य मेरे द्वारा कहे जाना पर्याप्त नहीं है। वैश्विक एजेंसियों ने और वैज्ञानिक अध्ययनों ने एक के बाद एक अनेक इस तरह की बातें हाल ही के महीनों में और वर्षों में कही हैं कि भारत 2014 में जहां खड़ा था, 2026 का भारत वहां से बहुत आगे बढ़ा है। चाहे ग्राम विकास की बात हो, चाहे स्वास्थ्य के मोर्चे पर हो, चाहे रक्षा उत्पादन के मोर्चे पर हो, चाहे रक्षा उपकरणों के निर्यात का मामला हो, चाहे कोविड जैसे महासंकट के समय देश को जिस तरह से उस संकट को रिस्पोंड करना चाहिए था, उस मामले को अगर आप
तार्किक उसका विश्लेषण करेंगे तो इन तमाम मोर्चों पर भारत ने बेहतरीन तरक्की की है और निश्चित तौर पर सही दिशा में भारत बढ़ता हुआ दिखाई देता है। चाहे वो रेल नेटवर्क की बात हो, चाहे वो नए हवाई अड्डों के निर्माण की बात हो, चाहे विश्वविद्यालयों की संख्या हो, चाहे देश में हर साल कितने चिकित्सक नए बनकर वो जनता की और देशवासियों की सेवा करने, उनके स्वास्थ्य की संभाल करने के लिए मैदान में आ रहे हों। देश बेहतरी की तरफ निरंतरता में बढ़ता हुआ दिखता है। जब आप अच्छे हाईवेज पर, एक्सप्रेसवेज पर अपनी गाड़ी दौड़ाते हैं और वहां भी आपको देश के बढ़ने का सीधा सपाट प्रमाण मिलेगा जब आप गांव जाते हैं। गांव की गलियां पहले की अपेक्षा बहुत बेहतरीन मिलती हैं। जब गांव में जहां गंदगी के ढेर हुआ करते थे वहां भारत के गांवों में स्वच्छ, देश में गरीबी, एक्सट्रीम पॉवर्टी, उसमें से करोड़ों लोगों को हम इस अवधि में निकालने में कामयाब रहे हैं और आज देश के पास 2047 के लिए एक बेहतरीन मानचित्र है, एक बेहतरीन मार्ग है जिस पर हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। एक गाना चौहान साहब, 2-3 सवाल है बुनियादी आपसे। सड़कें बनी, कौन इंकार कर सकता है? नए बंदरगाह बने, कौन इंकार कर सकता है? खाते खुल गए, कौन इंकार कर सकता है? लेकिन कुछ सवाल इसके साथ में है। सवाल यह कि देश कहां जा रहा है। आपने बताया कि गांवों में चले जाओ, स्वच्छता के उच्च मापदंड स्थापित हो गए। गांव छोड़ो चौहान साहब, देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, वहां पर 23 लोग मर गए। क्यों मर गए? गंदा पानी सप्लाई होने के कारण। तो स्वच्छता के उच्च मापदंड गांव में स्थापित हो गए और जिसके संदर्भ में हमने दुनिया को बताया कि यह हमारे देश का सबसे स्वच्छ शहर है और आज का नहीं है। हम 8 साल 10 साल से इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड देते आ रहे थे। अब हो क्या गया? 23 मौतें हो गई इंदौर में। सवाल खड़ा हो गया ना चौहान साहब, ये सवाल है। आपने बताया कि देखो हमने इन 12 साल में करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाल लिया, पर दूसरी उपलब्धि आपके द्वारा यह बताई जाती है कि हम कोविड के समय से आज तक देखो इस देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त राशन उपलब्ध करा रहे हैं। ये कौन गैर स्वाभिमानी लोग इस देश में रह रहे हैं जो गरीबी से बाहर निकल के आ गए हैं, तो अभी दान के 5 किलो राशन के लिए अभी भी कतार में लगते हैं 80 करोड़ लोग। तो सवाल उठेगा ना चौहान साहब, 2 और तीसरा, आपसे इस सवाल पर आपकी दृष्टि जारी है क्या? आप इत्तेफाक रखते होंगे मेरी इस बात से कि नरेंद्र मोदी एक करिश्माई व्यक्तित्व का नाम है, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने भारतीय जनता पार्टी को पहली बार स्पष्ट तौर पर जनादेश दिलाने में सफलता दिलाई। उस समय नरेंद्र मोदी को लेकर कोई टिप्पणी भी कर देता था ना तो आदमी लड़ने पे उतारू हो जाता था। 12 साल बाद ये गाना बन गया और ये गाना लाखों करोड़ों लोग एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं प्रसन्नता के साथ। इस बदलाव पर कोई दृष्टि चौहान साहब आपकी जा रही है क्या? आप समझ पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जैसी करिश्माई छवि के नेता को अपने पास पाते हुए भी कहां भटकाव हो रहा है जिसके कारण से इस प्रकार का दृश्य देखने को मिल रहा है? चौहान साहब, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। यहां सवाल खड़े करने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। यहां सवाल खड़े करने पर किसी को सूली पर लटकाया नहीं जाता। यहां तो आज भी जो प्रधानमंत्री जी ने कॉमनवेल्थ के जो सभापतियों के सम्मेलन में कहा, ये देश तो जो डिसएग्रीमेंट है, जो प्रजातांत्रिक तरीके से असहमति है, उसका सम्मान करने वाला देश है। तो ऐसा पहली बार थोड़े हुआ है डॉक्टर हिमांशु जी कि किसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के या उन पर व्यंग्य करते हुए कोई बात कही हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध पहले भी बहुत कुछ कहा जाता रहा है और जो कहने वाले लोग हैं वो लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, उनको व्यूज भी मिल गए होंगे, परंतु वो व्यूज कोई अंतिम निर्णय है, कोई जजमेंट है,
किसी सुप्रीम कोर्ट मरिए चौहान साहब, आप उत्तर दो ना दो, मैंने तो एक जिज्ञासा प्रकट की कि इतनी खुशी के साथ इस विचार को एक दूसरे के बीच प्रसारित किया जाना क्या आपको अलार्मिंग करता है? एक पर यह विषय तो छोड़ दीजिए, देश कहां जा रहा है इस पर दो सवाल मैंने उठाए थे आपको। एक, इंदौर में 23 लोगों की गंदे पानी से मौत, सवाल उठेगा। दूसरा मेरा सवाल था 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन के मोहताज, कुछ तो कहेंगे चौहान साहब आप? मैं उत्तर देता हूं। पहली बात, भारत ठीक दिशा में आगे बढ़ रहा है, मैं फिर से कहता हूं, और भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। उनके नेतृत्व में उनको गाली दी जा सकती है, उनको कोसा जा सकता है, उन पर बने गाने को लोग शेयर कर सकते हैं। ये जवाहरलाल नेहरू जी का के नेतृत्व वाला भारत नहीं है, जहां प्रधानमंत्री या सरकार के विरुद्ध कोई गीत गाए जाने पर, सरकार के विरुद्ध दिखने वाला गीत गाए जाने पर, गायकों पर, आकाशवाणी में उनके प्रवेश पर, उनके गाने चलाए जाने पर रोक लग जाती है। तो ये अंतर है। भारत बड़े दिल का देश है। थोड़ा ज्ञानवर्धन कीजिए। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौर में ऐसा क्या हुआ था, थोड़ा वो भी रोशनी मिल जाए ना, हमारी नई पीढ़ी को जानकारी मिल जाए। चौहान साहब के पास जानकारी है, थोड़ा साझा करें कि जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कब किया था, थोड़ा पता चल जाए जी। आप जरा गूगल कर लीजिए ना। पंडित नेहरू और उनकी सरकार की आलोचना करने पर प्रख्यात गायक को प्रतिबंधित कर दिया था कि इनके गाने नहीं बजेंगे आकाशवाणी पर। एक बात। दूसरी बात, जो 90 करोड़ गूगल की मदद क्यों लूंगा जब मेरे पास वीरेंद्र चौहान जी जैसा कुशाग्र प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का मौजूद है? ये जहमत मैं क्यों उठाऊं? थोड़ा आप ही बताइए ना कि कब ये घटना हुई, किस संदर्भ में हुई, थोड़ा जानकारी मिले ना चौहान साहब। क्यों हमें खामखा में गूगल के हवाले कर रहे हो, एक विदेशी के हवाले कर रहे हो? गूगल कोई देशी है क्या? गूगल एक विदेशी संस्था है, आप तो स्वदेशी के हामी है, पैरोकार है, हमें भेज दे रहे विदेशियों के हवाले। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप हमारे साथ? मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूं। 80 करोड़ लोगों को अगर राशन दिया जा रहा है, मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा है, तो आप स्वाभिमान शून्य या भिखारी या दया के पात्र घोषित करें। मैं कम से कम व्यक्तिगत रूप से आपके इस अंदाज पर आपत्ति दर्ज करने के लिए यहां बैठा हूं। देश की सरकार देश के कोष में से अगर नागरिकों के लिए कुछ उपलब्ध कराती है निःशुल्क, तो ये कोई दया भाव नहीं है, ये कोई दक्षिणा नहीं है, ये कोई दान नहीं है, ये दायित्व का भाव है। देश के अन्न भंडार भरे हैं, हम अपने नागरिकों को अन्न देने की स्थिति में हैं तो दे रहे हैं। इसमें न दया है, न कोई ये कहिए कि कोई पात्र लेकर के खड़ा है भिक्षा मांगने के लिए या मांगने। माफ करना चौहान साहब, आप तो भारतीय सनातन परंपरा के बहुत बड़े पैरोकार हैं, और सनातन परंपरा में मेहनत की रोटी का ही महत्व है, पुरुषार्थ और पराक्रम का ही महत्व है। बैठे की रोटी को तो निषेध माना गया, अपमान माना गया। केवल और केवल जो अपंग हों, असहाय हों, निर्बल हों, उनके संदर्भ में इस प्रकार की व्यवस्था का हमारी संस्कृति में समर्थन रहा है। अन्यथा यह चाहा गया कि व्यक्ति पुरुषार्थ के माध्यम से, पराक्रम के माध्यम से, मेहनत के माध्यम से अपना परिवार का और स्वयं का पालन पोषण करे। यह नजरिया है। आपका नजरिया क्या है? सरकार से अपेक्षा 2 टाइम की रोटी की नहीं रहती, 2 हाथों को काम की रहती है। उस पर रोशनी देते तो बेहतर रहता। पर बहरहाल विस्तार देते हैं। डॉक्टर हिलाल अहमद जी हमारे साथ में है। क्या कहते हैं अहमद जी? धुन अच्छी है, बोल अच्छे हैं, इसलिए गाना चल निकला। बाकी जहां तक नरेंद्र मोदी के मजा आने की बात है, तो मजा तो आएगा ही ना। लगातार 12 साल से देश की जनता उनके गठबंधन पर भरोसा कर रही है। देश को कहां से कहां पहुंचाया जा रहा है। 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई, अगले साल तक 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था होने की उम्मीद। देश की बहुसंख्यक आबादी को आयुष्मान योजना के माध्यम से उन महंगे हॉस्पिटल में दाखिले का अवसर मिल गया इस सरकार के माध्यम से। नरेंद्र मोदी को मजा आना चाहिए। जिन सड़कों पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना मुश्किल था, आजकल 120, 140, 150 की रफ्तार आ जाती है। मजा आना चाहिए। नरेंद्र मोदी को क्या, इस देश के नागरिकों को भी मजा आ रहा है। क्या कहते हैं आप? आपका कुछ नजरिया है मतलब? जी आ रही आवाज। हिमांशु जी देखिए, जहां तक कि उससे गीत का प्रश्न उठता है, तो गीत किसी ने बनाया नहीं है, वो जनता की भावना। और जब जनता की भावना उसके दिल से निकली है तो जनता उसको पसंद कर रही है। एक बात। दूसरी बात,
रही बात चुनाव जीतने की, तो चुनाव जीतना, देश चलाना दो अलग अलग विधाएं हैं। देखिए, चुनाव जीतने के लिए तो हम मैक्सिको की बाला का अपने यहां जो है वो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ लें, एक जगह नहीं 20 जगह जोड़ लें, 20 जगह उससे वोट दिला दे, चुनाव जीत जाएंगे। चुनाव हम चंडीगढ़ का मेयर का भी जीत गए थे, जब हमने वहां के ऊपर देखा था कि क्या नाम है, ऑनलाइन वीडियो के ऊपर जो है जिस तरह से धांधली की गई थी, वो भी हम लोगों ने देखा था, लगातार देख रहे हैं। और इसके ऊपर विपक्ष लगातार जो है, एक नहीं पता नहीं कितनी मरतबा राहुल गांधी जी स्वयं जो है निकाल करके लाए, प्रश्न पूछा है, लेकिन चुनाव आयोग जो है वो बिल्कुल खामोश है। तो इसलिए चुनाव जीत जाते हैं, ये आज की तारीख में ना तो जनता इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भरोसा करती है और ना ही इससे कोई प्रभाव पड़ता है, क्योंकि चुनाव जीतना कैसे जीता जा रहा है, मैक्सिको की घुसपैठिया आकर के वोट दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं ये सारा देश देखता है। तो चुनाव जीतने की बात जहां तक रही वो तो एक ही होगा। अब नंबर 2 पे आ जाते हैं कि हम मजा आ रहा है। हाँ, बिल्कुल मजा आ रहा है। जहां के पास 40-50 की स्पीड से गाड़ियां चलती थी, अब वहां पे 120-140 की स्पीड से चल रही हैं और 500, 600, 700, 800 का टोल टैक्स भर रही हैं। और जाहिर सी बात है, ये जो असमानता बढ़ी है, ये असमानता जो है वो भारतीय जनता पार्टी इस तरह से दिखाती है। उसके पर बताइए, किसी रिक्शे वाले को फायदा हुआ, किसी साइकिल वाले को फायदा हुआ, किसी गांव में आने जाने वाले को फायदा हुआ? नहीं हुआ। किसको फायदा हुआ? जो BMW से चलते हैं, मर्सिडीज से चलते हैं या और बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं जो 140 से 150 की स्पीड से चलती है, उनके लिए तो सरकार जो है बराबर कालीन बिछा रही है, बराबर उनके लिए सड़कें जो है वो बना रही है, करोड़ों अरबों रुपया उनके ऊपर खर्च किए दे रही है। और उसका पैसा कौन दे रहा है? गरीब जनता दे रही है, जिसको कि 5 किलो अनाज दे देते हैं। अब जिस देश की 80 करोड़ जनता जो है वो 5 किलो अनाज के पर निर्भरता रखती हो, जिस देश की जनता जो है वहां आप 6,000 8,000 रुपए जो है वो सालाना ट्रांसफर करते हो और उससे वोट पा जाते हो, जहां के ऊपर 10,000 रुपए का वादा करके आप वोट पाने की कोशिश करते हो, तो ये अपने आप में आम जनता के आर्थिक हालात को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करता है और उजागर भी करता है। रही बात आर्थिक विकास की, तो देखिए, जिस प्रकार की जनसंख्या हमारे पास है, जो हमारी पॉपुलेशन है और जो हमारा मार्केट है, उसके अंदर अगर सरकार कुछ उल्टा सीधा ना करे, सिर्फ जो हमारे बेसिक्स हैं जिसको कि कांग्रेस की सरकार जो है वो लगातार रखती चली आई है, आप उसी को मानते रहते, तो भी आपके यहां की जीडीपी जो है वो 6 से 7% जो है वो अपने आप ऑटो मोड में जो है वो आगे बढ़ जाती, क्योंकि हमारे पास मार्केट इतना बड़ा है। अब देखिए क्या हुआ कि भारत में 2014 के बाद से एफडीआई जो है उसके अंदर नेगेटिव ग्रोथ इस वक्त हो रही है, यानी कि वो एफडीआई जिन्होंने भारत में निवेश कर रखा था वो यहां से निकाल करके पैसा और विदेशों में जा रहे हैं। और जो भारत के पूंजीपति हैं, जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, जिनको कि करोड़ों रुपए का आपने जो है वो इनकम टैक्स में छूट दे दिया, उसके बाद उनकी कार नहीं बिक रही थी तो आपने GST 2 निकाला जिससे कि उनकी गाड़ियां ज्यादा से ज्यादा बिक जाएं, वो आपने निकाल करके किसको फायदा पहुंचाया? उन उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया, लेकिन वो भारत में निवेश नहीं कर रहे हैं। हम बात करते हैं विदेशी निवेश की, बात करते हैं विदेशी पूंजी निवेश की करते हैं। भारतीय पूंजी कहां जा रही है? भारतीय पूंजी यहां से नागरिकता तक छोड़ करके जा रही है, और इतना बड़ा पूंजी का पलायन भारत से उसके इतिहास में कभी नहीं हुआ है जो पूंजी का पलायन आज की तारीख में हो रहा है। तो हिलाल अहमद जी की 2 बातें हैं, एक तो है कि आम आदमी के लिए काम नहीं हो रहा है, कुछ सेठों के लिए या पूंजीपतियों के लिए काम हो रहा है, और दूसरी तरफ उनकी चिंता है कि विदेश की पूंजी तो वापस जा ही रही है, भारत की भी जो पूंजी है वो भी नागरिकता के साथ साथ लोग अपनी पूंजी लेकर भी देश छोड़ रहे हैं। ऐसे समय में हमारे साथ डॉक्टर चरण सिंह जी का होना बड़ा महत्वपूर्ण है। चरण सिंह जी बताया तो यही जा रहा है कि देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर है, लेकिन हमारे साथ में अहमद साहब बता रहे हैं कि पूंजी तो हमारे यहां से दूसरे देशों में जा रही है। पर मैं देख रहा था कि 2014 में सेंसेक्स हमारा 25,000 पर था, आज करीब करीब 75,000 के आसपास है, 80,000 पे भी चला जाता है, लगभग 3 गुना बड़ा दिखता है। NSE भी बात करें तो 7500 पे था, वो 22,000 से लेकर 23,000 के बीच दिखता है। उस समय हमारा मार्केट कैप था जो 2014 में वो 1.2 ट्रिलियन डॉलर का था, अब तकरीबन 4.5 ट्रिलियन डॉलर का दिखता है। डीमैट खाते, एक समय शेयर बाजार बड़े लोगों के लिए माना जाता था, 3 करोड़ थे फिर भी आंकड़े,
अभी बता दें तकरीबन 10 करोड़ डीमैट खाते हैं। विरोधाभास है आंकड़ों की शक्ल में, पर अहमद साहब कह रहे हैं कि पूंजी देश में टिक नहीं रही, निवेशक का भरोसा बन नहीं रहा, ना देश का ना विदेश का। थोड़ा आप बताएंगे 2014 से 2026 के बीच देश कहां गया है और कहां जा रहा है? और वाकई नरेंद्र मोदी को छोड़िए, इस देश के आम आदमी को मजा आना चाहिए, और क्या इस देश के आम आदमी को मजा आ रहा है? तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये टॉपिक पे तरीके से भारत देश उसमें से आगे बढ़ रहा है, वो है तो बहुत बड़ी बात। 7-7.5% पे इन हालातों में आगे बढ़ना एक बहुत बड़ी बात है। बात रही विकसित भारत की, 2047 तक हमने विकसित होना है। हो सकता है क्या? हो सकता है। उसके लिए कैसी नीतियां चाहिए? थोड़ी दृढ़ नीतियां चाहिए। यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, इंस्टीट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हैं। इन सब के बावजूद हम 7-7.5% पे चल रहे हैं, पर अगर हमने 9.5% पहुंचना है तो इनको थोड़ा और मजबूत करना पड़ेगा। इनको मजबूत करने के लिए सिर्फ एक प्रधानमंत्री, जो मैं सोचता हूं कि इंजन की तरह आगे आगे जा रहे हैं, उनसे सिर्फ नहीं होगा। उन्होंने खुद नीति आयोग में प्रदेशों को भी कहा है कि आप भी आगे बढ़िए, मिलजुल कर हो सकता है। 7-7.5% का दर बहुत अच्छा है, रन रेट है, पर हमारा रिक्वायर्ड रन रेट 9.5% है। हर वर्ष अगर हम पिछड़ते गए तो हमारे रन रेट में वो बढ़ोतरी होती जाएगी, और से और मुश्किल हो जाएगी। क्या हम वो रन रेट अचीव कर सकते हैं? हाँ, कोरिया ने किया 1962 से लेकर 1990 तक, चीन ने किया 1980 से लेकर 2012 तक, हम भी कर सकते हैं। तो मुझे ये लग रहा है, और आपने ठीक कहा, सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों को साथ में बुलाया कि साथ चलो नीति आयोग में, मई में का, अभी भी दिसंबर में, जनवरी में फिर का, तो मुझे लगता है सब लोगों को आगे मिलकर ही जाना पड़ेगा और सब लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम स्वच्छ भारत की बात करें, स्वच्छ भारत हम सब चाहते हैं, पर आप जानते हैं राजधानी में हमारी वायु कैसी है, स्वच्छ बिल्कुल नहीं है। तो मिलके ही काम करना पड़ेगा, अकेले से काम नहीं होगा। नदियां हमारी स्वच्छ नहीं है, उनको भी मिलके ही काम करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा वो तो छोड़िए, सवाल ये कि देश कहां जा रहा है। बतौर अर्थशास्त्री क्या चरण सिंह जी सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि देश कहां जा रहा है? दिशा ठीक है, रफ्तार कम है। तो दिशा ठीक है, रफ्तार कम है। अब मैं आता हूं उस शख्स के पास जिसका आम आदमी के साथ संपर्क रहता है, मतलब पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं। प्रेम कुमार जी थोड़े रोशनी दीजिए ना, विषय दिलचस्प है। कुछ युवा एक पुस्तक मेले में बैठे, वहां पर उन्होंने समूह बना के गाना गाया, पूरा गाना देश में घूम गया। पहली बार नहीं है, ऐसे सत्ता विरोधी स्वर समय समय पर आते हैं। आजादी के दौर में वो कविता थी, हिंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता के नशे में भूल गई अपने बाप को, गजब की चली थी। फैज देखेंगे हम भी देखेंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे, वो भी चली थी। तो थोड़ा आपसे समझना चाहता हूं कि धुन अच्छी है, बोल अच्छे हैं इसलिए चल गया, या ये एक विमर्श के लिए वाकई विषय है कि देश कहां जा रहा है। देश भ्रम में है कि हम जा कहां रहे। एक वर्ग जो बोलता है बहुत सही दिशा में जा रहे हैं, चरण सिंह जी भी बोल रहे हैं दिशा सही है, गति और तेज चाहिए। दूसरी तरफ हमारे साथ में हिलाल अहमद साहब है जो बोल रहे हैं ये भी कोई दिशा है, ये भी कोई गति है, कहां जा रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? शुक्रिया हिमांशु जी। देखिए, जिस गाने की हम चर्चा कर रहे हैं वो गाना दरअसल उसमें कोई प्रश्न पूछने में कोई व्यंग्य नहीं है, या कोई उलाहना नहीं है, कोई कोसना नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसमें बस अभिव्यक्ति है कि ये सिचुएशन है। तो नतीजा ये है कि जैसे अपोजिशन भी सवाल पूछता है, लेकिन अपोजिशन जब सवाल पूछता है तो वो चिकोटी काटता है सत्ता को। तो ये गाना चिकोटी नहीं काट रहा है, खुद से लोगों को व्यक्त करने दे रहा है, लोग उसको एक दूसरे को भेज रहे हैं, और ओवरऑल वो चिकोटी ही काट रहा है, लेकिन गाना अपने आप में बस सिंपल अभिव्यक्ति है। इसीलिए शायद सारे लोग पसंद कर रहे हैं। इसमें शिक्षा, चिकित्सा, सारे आयाम जो हैं
उसको समेटा गया है, अमीरी गरीबी की भी बात समेटी गई है, और शासक को नीरो से भी तुलना की गई है, वो भी बात है। तो वो कुल मिला के एक सत्ता विरोधी जो आवाज होती है, वो आवाज इस गीत में है। अब ये गीत आज पॉपुलर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? इससे पहले क्या लिखने वाले नहीं थे कि गाने वाले नहीं थे? उसका मतलब है कि आज की परिस्थिति में जनता के मन की बात कहीं ना कहीं आई है, इसलिए ये पॉपुलर हो रहा है। अब इसमें जैसे बात हो रही थी कि दिशा और रफ्तार की, तो सही कहा, दिशा तो अपने जब सरकार, कोई भी सरकार आए, देखिए उसकी दिशा जो है आमतौर पर ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर जाने की होती है। हमारी सरकार की भी है, पर इसकी गति को लेकर के अगर हम बात करें, जैसे गति अभी हम तो कह रहे हैं दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है, तो इसकी रफ्तार भी कम नहीं है, रफ्तार तो फिर बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या वास्तव में रफ्तार ज्यादा है? हम इसको ऐसे समझें, एक बच्चा अगर 600 नंबर में 300 नंबर लेकर आता है जी। और उसको अगले साल 50 नंबर ज्यादा आ जाता है, तो उसको उसका परसेंटेज 16.5% बढ़ता है। वही बच्चा अगर उसका साथ का 400 नंबर जिसके पास आया था, उसको 50 नंबर और आ गया, तो वो 12.5% ही बढ़ता है। तो कहने का मतलब ये, रफ्तार कई बार आंकड़े जो है सही नहीं बताते हैं। हम जरूर 6.5%। मैं थोड़ी आपकी मदद करता हूं प्रेम कुमार जी, इस आधार पर तो बात करेंगे जिसके 1 नंबर आया हो, बुरी जगह फेल हुआ हो, और उसके बाद में उसके नंबर 5 आ जाएं, तो अभी वो होता फेल है, पर उसकी तरक्की 5 गुना होती है। ऐसे भी समझा जा सकता है। बहुत सरलता से समझा दिया। और इसको अगर हम देखें अपनी इकोनॉमी में, हमारी 6.5% की अगर ग्रोथ हो भी जाती है, तो वो अमाउंट जो है, जो अमेरिका और चाइना के जो मामूली ग्रोथ रेट जो एक्सपेक्टेड है, उससे देखें तो वो 1.5 ट्रिलियन तक बढ़ रहा होता है, और हम 200-300 बिलियन तक बढ़ रहे होते हैं डॉलर के हिसाब से। नहीं, मैं थोड़ा सरलता पे आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी। मैं बतौर अर्थशास्त्री आपसे बात नहीं करना चाहता, मैं उन प्रेम कुमार से बात करना चाहता हूं जिनका संवाद आम जनता से रहता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वाकई हम इन 12 साल को खारिज कर दें, कुछ नहीं हुआ। हमें याद होना चाहिए, डिजिटल पेमेंट के संदर्भ में जब संसद में बहस चल रही थी, पी चिदम्बरम, जो स्वयं भी आर्थिक मामलों के बड़े जानकार समझे जाते हैं, उन्होंने कहा था क्या मजाक करते हो, है? आप उम्मीद करो कि मशीन पर लेके वो सब्जी वाला पेमेंट लेगा, ये उम्मीद है आपकी इस देश के संदर्भ में? ये बाकायदा चिदम्बरम जी ने भाषण दिया था संसद में कि हमने देखा कि इस देश में ऐसा हो गया, सब्जी वाला हो, पान वाला हो, रेड़ी वाला हो, कोई वाला हो, आजकल डिजिटल पेमेंट के संदर्भ में ज्यादा इच्छुक रहता है। वो आपका ड्राइवर, आपका चपरासी भी यूपीआई पेमेंट करने के लिए तुरंत तत्पर रहता है। इस बदलाव को क्या हम स्वीकारेंगे? नहीं। जिन अस्पतालों के सामने से गुजरने में भी डर लगता था, अपने आयुष्मान कार्ड के साथ में लोग उसमें दाखिल ही नहीं हो जा रहे, बल्कि इलाज भी करा ले रहे। क्या इस बदलाव को नजरअंदाज कर देंगे? और क्या इस बदलाव को भी नजरअंदाज कर देंगे कि जिन नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि ये फ्री भी जो चल रहा है ना, ये देश को बर्बाद कर देगा, जो लोग ऐसे कर रहे हैं उनसे सावधान रहिए। पर उन्हीं नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए भाजपा के मंच पर ही नहीं, स्वयं मोदी जी को भी कहना पड़ रहा है कि दिल्ली में सरकार बनवा दो, हर महिला के खाते में मार्च से 2100 रुपए आएंगे। जहां पर भी चुनाव हो रहे हैं उसमें बांटने के संदर्भ में होड़ लग गई। तो इस विरोधाभासी दृष्टि पर आपकी दृष्टि क्या है? थोड़ा आपसे मदद चाहिए प्रेम कुमार जी। अर्थशास्त्री तो हमारे साथ में सारथी जी जुड़ गए हैं ना, उनसे भी समझ लेंगे, पर जनता के स्तर पर और देश के संदर्भ में आप मदद कीजिए। जी देखिए, 1 दशक और 12 साल, इसको कोई खारिज नहीं कर सकता, क्योंकि ये दशक और ये 12 साल पूरे देश की जनता के हैं। एक व्यक्ति, एक पार्टी किसी के नहीं है कि आप खारिज कर दें या हम खारिज कर दें। ये खारिज होने लायक चीजें ही नहीं है। और हर आपने उदाहरण रखा, और इसी को प्रगति कहते हैं। हमें तो याद है कि जब रेडियो चलता था तो रेडियो भी कम लोगों के पास हुआ करता था। जब टीवी आया, टीवी भी एक समय में बहुत कम लोगों के पास हुआ करता था। टेलीफोन तो रामविलास पासवान जी के समय में घर घर पहुंचा,
उससे पहले टेलीफोन तो बस इलाके में एक हुआ करता था। तो प्रगति इसी रूप में होती है। यूपीआई का उदाहरण है, ठीक है, लेकिन हम यहीं पर देखें कि भाई यूपीआई ट्रांजैक्शन से मैं आंकड़ा थोड़ा बोल रहा हूं, कई 1.25 लाख करोड़ है या इतना करोड़ के करीब में कुछ आंकड़ा था, वो उतने फ्रॉड भी हो रहे हैं। ट्रांजैक्शन हमारे लिए बैंकिंग हमसे ज्यादा वसूल रहा है, पैसा रखना बैंक में गुनाह हो गया है, ये भी हालात हम देख रहे हैं। तो प्रगति साथ साथ ओवरऑल हम देखें, हमने जीडीपी वगैरह ग्रोथ और सब पर बात कर ली, लेकिन कर्ज को भी तो देख लेते हैं। कर्ज भाई 2014 में 54 लाख करोड़ रुपए था, आज करीब 200 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। कर्ज भी 4 गुना बढ़ा है। जैसे गोल्ड है, गोल्ड के बारे में बोलते हैं भाई सोना का दाम बढ़ गया। बहुत लोग हमारे पत्रकार लोग तो कहते हैं सोना चमका। जब सोना का दाम बढ़ता है तो बोलते हैं सोना चमका, लेकिन वो गरीबों से दूर होता है वो चमकने के बावजूद भी। तो ये एक दृष्टिकोण है। लेकिन आज सोना पहले कितना था, आज कितना है? क्या गरीब, क्या सामान्य वर्ग आज अब सोना खरीदने में, पास रखने में उतना सुविधाजनक रह गया है क्या? अब बेटी की शादी मुश्किल होने लगी है, ये सब पर फर्क पड़ रहा है। पेट्रोल का दाम देखिए कहां से कहां बढ़ा। तो ये चीजें भी प्रगति कर रही हैं। भाई रुपये का वैल्यू आप देखिए 2014 और अभी के मुकाबले लगभग 60% गिर चुका है रुपये का वैल्यू। तो फिर हम प्रति व्यक्ति आय दुगनी होकर के भी हम कहां पहुंचे हैं, ये भी सवाल उठता है। इसको अगर बोलचाल की भाषा में जो आप बोल रहे हैं तो कहने का इसको हम बोल सकते हैं कि आम आदमी की ये तो हुआ गोल गोल घुमाना। प्रेम कुमार जी, आप ज्यादा सुधी पत्रकार ना, सीधी बात करें तो मजा आता है। सीधे सीधे ये बताओ, सवाल था देश कहां जा रहा है, तरक्की और जा रहा है या रसातल में जा रहा है? प्रेम कुमार जी का निष्कर्ष चाहिए, कहां जा रहा है? जीना मुश्किल हुआ है, इसके बावजूद कि अस्पताल की सुविधाएं बढ़ी हो, अस्पताल तक पहुंच हमारी कम हुई है। हम घर बैठे बैठे डेथ हो जा रहे हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही हैं, इलाज नहीं हो पा रहे हैं। कवर, सुरक्षा कवर मिलने के बावजूद हम असुरक्षित हुए हैं। मरने वालों की तादाद देखिए, आईसीयू में जाने का मतलब ही बदल गया है। अब आईसीयू से जिंदा कितने लोग लौटते हैं और कितने दिन तक, 1 महीना भी जीते हैं कि 2 महीना जीते हैं, ये तो बड़ा विरोधाभासी बात है प्रेम कुमार जी। आईसीयू में जाने का मतलब ये है, पहले तो आईसीयू में जाने की औकात नहीं थी, अब आईसीयू में जा रहे हैं तो आप इसमें करो आईसीयू से लौट कितने रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि मृत्यु दर तो घट ही रही है। मिला के पहले 60 साल बामुश्किल जी पाते थे, आज की तारीख में 70-75 साल तक आयु पहुंच रही है। तो ये विरोधाभास के संदर्भ में है। हम थोड़ा स्पष्ट दिशा लेना चाहते थे। एक बार फिर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी के पास आते हैं। हालांकि हमारे साथ देश के जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर सारथी आचार्य जी जुड़ गए। सारथी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपके पास आऊंगा। पर कुल मिला के चौहान साहब, जिस सवाल का उत्तर पिछली बार नहीं मिला, उस सवाल को वापस आपके पास लेकर आता हूं। देखो, देश कहां जा रहा है ये तो सवाल है ही, पर जिसके नेतृत्व में देश चल रहा है उसको लेकर रुझान कहां जा रहा है, इस पर विचार करने की आप जरूरत महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपने कहा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोगों को अपनी बात कहने की आजादी है। मैं उस लोकतंत्र की तो बात बता रहा था। लोकतंत्र में लोग अगर खिलाफत का स्वर बोलते थे तो आपको पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती थी, आपको अदालत में मामला दर्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लोगों के स्तर पर ही प्रतिक्रिया ऐसी हो जाती थी कि आदमी सहम जाता था कि मैंने गलत बात बोल दी। उस प्रतिक्रिया में बदलाव है। इस बदलाव की तरफ आपका कोई ध्यान है? आपने कहा कि प्रतिक्रिया के संदर्भ में जरूरत ही क्या है, तो थोड़ा इस पर वीरेंद्र जी बताइए क्या हो रहा है? डॉक्टर हिमांशु जी, बहुत सरल से शब्दों में अगर बात की जाए, किसी को हजम हो न हो, सच यही है कि उस दिन और आज जब हम चर्चा कर रहे हैं, इस बीच में भारत के लोगों को पहले से बेहतर बिजली मिल रही है। वहां भी बिजली मिल रही है जहां 75 साल में बिजली नहीं पहुंची थी। पहले से बेहतर पानी मिल रहा है। इंदौर की घटना को छोड़ दीजिए, हादसे होते हैं, गलतियां होती हैं, दंडित करेंगे, लेकिन करोड़ों घरों में रसोई से नल का जल ये सपना नहीं है, ये पहुंचा है। करोड़ों, 10-12 करोड़ नए घरों तक जहां माताएं बहनें लकड़ी या उपले से रोटी बनाती थी, वहां गैस मिली है। कोई इनकार करेगा तो झूठा कहलाएगा। गांव साफ सुथरे हुए, शहर पहले से बेहतर और साफ सुथरे हुए, अस्पताल बेहतर हुए और इलाज सस्ता हुआ। आपने ठीक कहा
कि जिन अस्पतालों के सामने से गुजरने की कल्पना नहीं कर सकते थे, वहां अब इस देश के करोड़ों लोगों का मुफ्त उपचार संभव है। तो देश तो बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है। रही बात आलोचना की, आलोचना के संदर्भ में मैंने पहले भी कहा, हमारा दृष्टिकोण और हमारे पूर्ववर्तियों के दृष्टिकोण में बहुत अंतर है। आपने पूछा था किसका जिक्र कर रहा हूं, मुझे एक घटना तो ध्यान में आ गई। मजरू सुल्तानपुरी जी ने एक कविता पढ़ दी, पंडित नेहरू के की या उनकी सरकार की आलोचना कर दी गई थी, उठवा लिया साहब, गिरफ्तार कर लिया, कारागार में डाल दिया, शायद 1 साल जेल में रहे। और ऐसे अनेक उदाहरण। आपातकाल में तो पूरा विपक्ष आलोचना करने के कारण वो जेल में था और पार्टी लाइन से हट करके जेल में था। वामपंथी, दक्षिणपंथी, मध्यमार्गी, अमार्गी, कुम्हार्गी सब ठूंस दिए गए थे जेल में। हम ऐसा नहीं करते, हम आलोचनाओं को सुनते भी हैं। और हां, मैं मुक्त मन से कह रहा हूं, गर्व के साथ कह रहा हूं, मैं ऐसे दल और सरकार के प्रतिनिधि के नाते आपसे बात कर रहा हूं जहां आलोचकों की बात में अगर कहीं कोई तत्व और तथ्य दिखाई देता है तो हम उसको भी ग्रहण करते हैं। सार सार को गई रहे, थोथा दे ही उड़ाए। इन आलोचनाओं में भी कहीं कुछ होगा सीखने वाला। हम भाई साहब अपने नाक कान आंख बंद नहीं करेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय जो अन्न दे रहे हैं, हम राशन दे रहे हैं, उसको गलत बता रहे थे, उस पर सवाल खड़े कर रहे थे। अगर देश की जनता को मुफ्त में अन्न देना कोई अपराध है और गलत है और ये आर्थिक स्थिति की खराबी का कोई प्रमाण है, तो इनकी न्याय योजना में हर साल 72,000 रुपए न जाने क्या और न जाने क्या क्या लोगों के खाते में ठूस देने की का जो लोभ लालच दिया जा रहा था, वो ठीक था। वो ठीक है। ये वीरेंद्र सिंह चौहान जी का सवाल है, लेकिन मैं चौहान साहब सिर्फ एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, सारथी जी के पास आना चाहता हूं। ये मुफ्त का राशन बेहतर है या हर हाथ को काम बेहतर है? आपने काम देने के स्थान पर राशन चुना, क्यों? यहां विवाद है। काम निश्चित तौर पर मिल ही रहा है, काम अधिक से अधिक लोगों को। अरे मनरेगा में आपके आंकड़े हैं, 100 दिन की गारंटी थी, 52 दिन अधिकतम काम दे पाए आप। 125 के संदर्भ में कानून ले आए, उसमें भी शर्तें लगा दी, जब फसल कटाई का समय होगा आपको काम नहीं देंगे। हर हाथ को काम, हर मांगने वाले को काम, यह सरकार का लक्ष्य होना चाहिए। या करो आराम, घर बैठे मिलेंगे दाम, यह सरकार का नजरिया होना चाहिए। केवल इतना सा सवाल है उन वीरेंद्र सिंह चौहान जी से, जो किसी समय प्रखर पत्रकार भी रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता तो अब है, पहले तो जन सरोकार की पत्रकारिता की है चौहान साहब। बुनियादी सवाल कर रहा हूं, व्यक्ति को काम के संदर्भ में सरकार फोकस करेगी या बस पेट में राशन पहुंचा दे? काम की जरूरत क्या है? मैं ये मानता हूं कि दोनों चीजों में कहीं विरोधाभास नहीं है। हमारे पास अन्न है, हम अपने नागरिकों को दे पा रहे हैं। हां, रोजगार के अधिक अवसर होने ही चाहिए, उनका सृजन होना ही चाहिए। हम अब जी राम जी लेकर अगर आ रहे हैं तो अब हम ये कह रहे हैं कि पहली योजना 100 दिन के रोजगार की बात करती थी, हम 125 दिन देंगे। पुरानी योजना की खामियों को दूर करके बेहतर आजीविका और रोजगार गारंटी की व्यवस्था। तो सरकार ने बताया है कि जिस योजना में हम 100 दिन भी काम ना दे पाए, उसका नाम बदल देने के साथ में अब हम उसमें 125 दिन काम दे पाएंगे। देखेंगे कितने दिन काम देते हैं, वो आंकड़े भी हमारे सामने आएंगे और दे पाएंगे तो निश्चित रूप से लोगों के चेहरे की तस्वीर बदल पाएंगे। पर मेरे साथ में डॉक्टर सारथी जी हैं, मुझे आना अहमद साहब के पास है। भाई इलाज साहब, थोड़ी मदद हो जाएगी सारथी आचार्य जी से। आचार्य जी, आपका क्या नजरिया है? हमारे कार्यक्रम की पृष्ठभूमि वो गाना है जिसमें कुछ युवा हैं, जन चेतना का एक स्टॉल था बनारस के पुस्तक मेले में, उसमें कुछ बच्चों ने उन बोलों को अपनी धुन और आवाज प्रदान की जो लोगों के बीच में इस समय बड़े स्तर पर फैल रही है। आप क्या महसूस कर रहे हैं? इन बोलों में आपको अपनी आवाज दिखी? आपने कहा ये बच्चे अभी देश को समझ नहीं पा रहे हैं। सत्ता विरोधी बात करना, व्यवस्था विरोधी बात करना एक फैशन रहा है, वो भी इसी में बह रहे हैं। वो देख ही नहीं रहे कि देश कितनी बेहतर दिशा में जा रहा है। तो थोड़ा बताइए ना सारथी जी, आप जैसा अनुभवी व्यक्ति क्या देख पा रहा है? देखिए, शुक्रिया आप मुझे बुलाने के लिए।
पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि एक गिलास लीजिए और उसमें पानी भरिए आधा। तो कुछ लोग कहेंगे ये तो आधा गिलास है, इसमें देखिए पानी पूरा नहीं है। कुछ कहेंगे आधा तो है, कुछ पी के अपनी प्यास तो बुझाओ। यदि अगर आप देश की अर्थव्यवस्था देखते हैं तो कोई ज्यादातर लोग जीडीपी कहते हैं, जीडीपी 7, 8, 6% बढ़ गया एक्सेट्रा। जीडीपी केवल एक माप है जो कि एक पर्टिकुलर चीज को मेजर करता है। जिस प्रकार से ये कमोडिटीज हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, सर्विसेज हैं, सब उससे ज्यादा कुछ नहीं करता है जीडीपी। आप ये देखिए वेजेस कहां जा रही हैं। जी, आपकी वेजेस जो है वो 2-3% पर ईयर पे बढ़ रही है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ी एग्रीकल्चर वेजेस। अनएम्प्लॉयमेंट जो है, जो आईएलओ की अभी रिपोर्ट आई है उसमें यह है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट वो 28 से 29% के करीब है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है। तो कुछ पॉजिटिव चीजें हुई हैं, जिस प्रकार से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने रॉकेट्स भी बाहर भी भेजे हैं, हमने कुछ नई ये इकाइयां भी लगाई हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफी मतलब साइंस ये सेमीकंडक्टर वगैरह के बारे में भी हमने काफी कुछ प्रोग्रेस करी है। लेकिन ये एक इतना बड़ा विषय है कि कहना कि हुआ है कि नहीं हुआ है, कहना बड़ा मुश्किल है। कुछ एरियाज में हुआ है, कुछ एरियाज में नहीं हुआ है। जिनको फायदा नहीं हुआ है वो लोग कहते हैं कि साहब भारत में कुछ नहीं हुआ है, और जिनको फायदा हुआ है वो कहते हैं ठीक है। तो जहां तक इसी बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ठीक है 80 करोड़ या 8 करोड़ जितना भी आप ये अन्न बांटते हैं, ये बताइए किस देश में सब्सिडी नहीं दी जाती है। हम कैश सब्सिडी देते हैं नरेगा के थ्रू आजकल, जो जीराब जी बोलते हैं। उसके पहले एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स थी, दुनिया भर की स्कीम्स थी 1970s से, ऐसा नहीं है कि नहीं थी। और राशन की दुकानें थी जिसमें कि एक कम दामों पे आपको खाना मिलता था। इन्होंने एक दूसरा तरीका निकाला है जिसको लोग भीख कहते हैं। भीख नहीं है, हर देश में सब्सिडी दी जाती है। इसको अगर आप भीख कहना चाहते हैं तो हर देश में भीख दी जाती है, क्योंकि इनइक्वालिटी जो कि आपके पूंजीवाद कैपिटलिज्म में इनइक्वालिटी तो बिल्ट इन है, ये आप डिनाई नहीं कर सकते। हर जगह पूरे आप अर्थव्यवस्था की पूरी हिस्ट्री देख लीजिए, इनइक्वालिटी हर जगह है। बस ज्यादातर इकोनॉमिस्ट ने ये कहा है। नहीं, मैं इस पे एक टिप्पणी चाहता हूं आपको। क्या जितने भी लोग सत्ता विरोधी बात करते हैं ना, ये व्यवस्था विरोधी बात करते हैं या मौजूदा समय के प्रति असंतुष्टि जाहिर करते हैं, तो उसमें इस रूप में बात करते हैं जैसे हमारे साथ अहमद साहब थे, बोले कि 120 किलोमीटर की रफ्तार वाली सड़कें बन गई, फायदा किसको हो रहा है? जो BMW पे चल रहा है उसको फायदा हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कभी दुनिया की अर्थव्यवस्था में ऐसा समय आया है क्या कि जिसमें कोई मजदूर नहीं रहता, सब सेठ ही होते हैं, कोई नौकर नहीं होता, सब मालिक ही होते हैं, कोई घर पे काम करने के लिए सेवक नहीं होता, सब अपने अपने काम को खुद करने वाले मालिक होते हैं? थोड़ा मैं जानना चाहता हूं साढ़े जी, बात ऐसे ही की जाती है। बताओ, जैसे इस गाने में भी कहा जा रहा है कि धनी राम का खेत बिक गया, थार बचा ना लोटा, टूटी चप्पल पहन के मनसुख बोरा उठा रहा है। ये बोरा उठाने वाले कभी कोई कालखंड ऐसा रहा है जब कभी नहीं रहे? क्या प्रकृति का सिद्धांत ऐसा है सारथी आचार्य जी? देखिए, बोरा उठाने वाले हमेशा रहेंगे, लेकिन उनके पास यंत्र होंगे जिन यंत्रों की वजह से वो बोरा उठाएंगे, क्योंकि बोरा तो उठना जरूरी है। खेत से कोई खाना नहीं, खेत से आप फैक्ट्री में लाएंगे, फैक्ट्री से आप दुकान में लाएंगे, दुकान से आप घरों में लाएंगे खाना। तो बोरा तो उठेगा, लेकिन किस प्रकार से उठता है और कितने पैसे में उठता है वो बहुत जरूरी है। उसके लिए अगर यंत्र हो और इन लोगों को अच्छी खासी तनख्वाह मिल जाती है उसके लिए, तो ठीक है, वैसा तो होगा, और हुआ, और कई जगह हुआ है ऐसा। तो देखिए, ये आवाज तो जिस तरह हिलाल साहब ने उठाई है, कि आई वेलकम दीज काइंड्स ऑफ वॉइसेस प्राइमरीली बिकॉज अच्छे बुरे का एक कंटिन्यूअस एक विवाद होना चाहिए, जैसे कि लोगों का भला हो, जिनके साथ भला नहीं हो रहा। तो धीरे धीरे यदि देखा जाए, भारत में डेफिनेटली लास्ट 10-12 साल में भलाई हुई है, हमारी इनकम भी बढ़ी है, हमारे पास कुछ
ये भी कहूंगा यंत्र भी बहुत बढ़ गए हैं। लेकिन मैं पॉलिटिक्स ज्यादा जानता नहीं हूं, लेकिन इतना कहूंगा कि जात पात और धर्म के बेसिस पे जो लड़ाइयां हो रही हैं ये ठीक नहीं हो। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही सारथी जी, बोले आर्थिक तरक्की की दृष्टि से तो चीजें बेहतर हो रही है, पर देश कहां जा रहा है उस पर किसी राजनेता ने नहीं बोला, एक अर्थशास्त्री ने बोला। जा कहाँ रहे हैं, हिंदू मुसलमान में जा रहे हैं। तो अहमद साहब इसमें कोई टिप्पणी देंगे? हम विकसित भारत बनाने जा रहे हैं, देश की तरक्की के संदर्भ में इतने सारे उदाहरण बता रहे हैं, पर हर तीसरे दिन टीवी के सामने और नेताओं के भाषणों में केवल और केवल हिंदू मुसलमान ही तो देख रहे हैं। वो आज भी कहा गया कि अगर हम नहीं चाहते तो हमारे बच्चे जावेद और सलमान होंगे। क्या कहते हैं अहमद साहब, कुल मिला के कहीं नहीं जा रहे। 1947 में जिस विभाजन के दंश से गुजरा था देश, 2047 में शायद वहीं जा रहे हैं। कुछ कहेंगे? हिमांशु जी, हम उम्मीद करते हैं कि हमको भी थोड़ा सा बोलने का मौका मिलेगा, हमारी बात पूरी आ जाएगी तो कम से कम जनता को भी पता लगेगा क्या हो रहा है। फैसला तो उन्हीं को करना है, क्योंकि आप लोग से जाहिर सी बात है, आप लोग प्रबुद्ध लोग हैं, आप लोग को क्या हम समझाएंगे। हमारा जो प्रश्न है, पहले तो आर्थिकी प्रश्न हम करेंगे और उसके बाद फिर हम उस पर भी आएंगे। प्रति व्यक्ति आय हम नीचे जा रहे हैं, डॉलर के मुकाबले में रुपया लगातार कमजोर होता चला जा रहा है। सारी दुनिया जो है पेट्रोल और उसके उत्पादों को सस्ते में खरीद रहा है, हम रशिया से खरीद रहे हैं, जिसका कि हम जो है वो बहुत बड़ा दंड भी देने जा रहे हैं और दे रहे हैं अमेरिका को। उसके बावजूद भी हम तेल और पेट्रोल जो है वो सारी दुनिया के मुकाबले में सबसे महंगा हम खरीद रहे हैं, लेकिन हमारा देश तरक्की कर रहा है। हमारा प्रश्न इस पर नहीं है कि कितने अनाज मुफ्त दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा, प्रश्न इस पर है 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, जो दिखाता है कि भारत के 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। हमारा कंसर्न उन 80 करोड़ लोगों की संख्या पर है। जो वो दिया जा रहा है राशन, निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए और हर जगह दिया जाता है, पहले भी दिया जाता था, आज भी दिया जा रहा है और आगे भी दिया जाएगा। लेकिन क्या 80 करोड़ या पूरा पूरा देश जो है वो गरीबी रेखा के नीचे आ जाएगा? चंद लोगों के हाथ में सारा पैसा आ जाएगा, सारा धन चंद लोगों के हाथ में आएगा और हम सब लोग जो है राशन की लाइन में दुकान पर लाइन लगा करके खड़े होंगे, कहेंगे हमको जो है अनाज दे दो। उसके बाद हमारी सरकार कहेगी साहब ये तो बड़ी गर्व की बात है कि हम आप लोगों को जो है वो राशन बांट रहे हैं। जी नहीं, ये शर्म की बात है जहां के ऊपर जिस देश में 80 करोड़ लोग जो है वो लाइन लगा करके राशन लेते हो तब उनका पेट भरता हो, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो भरपेट खाना खा सके, बहुत बड़ी संख्या है। हमारा आपत्ति उस चीज के ऊपर है। रही बात की सरकार ने काम किया या नहीं किया है, तो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हम सब कुछ नकार सकते हैं कि कांग्रेस काल में कुछ नहीं किया गया, लेकिन हम नहीं करेंगे ऐसा। क्यों? क्योंकि जब भी किसी देश में काम होता है तो वो उस देश के पुरुषार्थ का सवाल होता है, उस देश। और निश्चित रूप से हम अगर ये बात कहेंगे तो हम अपने देश के पुरुषार्थ को ललकारते हैं, जो ये सरकार लगातार करती चली आ, जब वो कांग्रेस के काल के बारे में इस तरह की बात करती है। रही बात आपने जो कहा कि अस्पताल के जो पहले जो है वो देख नहीं सकते थे, उसके सामने से नहीं निकल सकते थे, आज जो है वो अंदर जाकर के इलाज कराते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसी वजह से हमारा सेंसेक्स जो बढ़ रहा है तो वो इंश्योरेंस कंपनी जैसे लोगों को बढ़ रहा है। सरकार घुमा करके इंश्योरेंस कंपनी को फायदा पहुंचा रही है, जैसे कि किसानों के जो जितना भी अनाज था, जितनी भी फसलें थी, उनका सबका जो है वो इंश्योरेंस कराया गया, इंश्योरेंस का पैसा दिया गया, जो कभी भी जो है वो किसानों को नहीं मिला, और जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी है वो लाभ प्राप्त करती चली गई। दिया जाना चाहिए इंश्योरेंस, बिल्कुल दिया जाना चाहिए, लेकिन जब आप जो है वो एक गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हैं तो वो इंश्योरेंस का फायदा आप वहां पर क्यों नहीं पहुंचाते? उनको तो आप बंद कर देते हैं। आप वहां पे हिंदू मुसलमान लेकर के आ जाते हैं, वहां पे आप कहते हैं कि क्योंकि मुसलमानों ने एडमिशन ज्यादा ले रखा है इसलिए हम जो है वो इस इंस्टीट्यूशन को चलने नहीं देंगे, उसको बंद करवा देंगे। ये हमारा आज का राजनीति का जो मूल है वो यहां पर है। आज की तारीख में बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे प्रधानमंत्री जो है वो अर्थव्यवस्था के बारे में बोलते हैं, जिनके मुंह से अर्थव्यवस्था की बात सुने हुए अरसा बीत जाता है। हम तो सिर्फ यही सुनते हैं कि साहब कपड़ों से पहचान लो, इतनी जोर से बटन दबाओ कि कहां धमाका हो जाए, कटेंगे बटेंगे, सलीम पैदा होंगे, जावेद पैदा होंगे, लव जिहाद होएगा। दुनिया भर की बातें से किसी के पास सारे की सारी राजनीति चलती है, लेकिन जाहिर सी बात है देश की जनता वो सुनना चाहती जो कि उस गीत में निकल करके आया था कि आप कर क्या रहे हैं। आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम आपसे पूछेंगे कि साहब खाना कब मिलेगा, आप कहेंगे जब घर घर में सलीम जावेद पैदा होना बंद हो जाएंगे। लीजिए साहब, ये क्या बात हो रही है?
आप किधर लेकर के जा रहे हैं, देश को किस रास्ते में लेकर के जा रहे हैं, ये सोचने का विषय है। और ये हम सबके सोचने का विषय है कि कब तक हम ये जो आर्थिक सवाल है, प्रति व्यक्ति आय का सवाल है, महंगा पेट्रोल खरीदते हैं उसका सवाल उठता है, हम एयरपोर्ट बनाते, बड़े बड़े एयरपोर्ट बनाते, कहते विकास हो गया, उसका किसको दे देते हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति उनको सबको हम वो दे देते हैं। हम जितने हाईवे बनाते उसके ना पैसा हम लगाते, कोई पैसा नहीं लगाता है, ये देश की जनता का पैसा लगता है। उसके बाद में फिर उसके ऊपर टोल वसूलने के लिए हम बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे देते हैं कि अब आप इसके पास से टोल वसूलिए। तो ये क्या कर रहे हैं, हम किसको लाभ पहुंचा। देखिए, ये जितनी भी ये पूंजीवादी व्यवस्थाएं हैं, कम से कम शास्त्रीय लोग समझते हैं कि हो क्या रहा है। आप जिसको विकास बताते हैं वो विकास आम जनता का नहीं है। आम जनता का विकास तो ये कि 80 करोड़ लोगों को आपने हाथ में थैला पकड़ा दिया कि आप जाइए, जाकर के लाइन में लग जाइए राशन के, और वहां से मुफ्त में अनाज प्राप्त कीजिए। और क्या कहते हैं, मैं बहुत बड़ा कार्य कर रहा हूं, बहुत बड़ा परोपकार कर रहा हूं लोगों को ये अनाज बांट करके। जी नहीं, आप 80 करोड़ लोगों को लाइन में लगाए, ये आपने बहुत बड़ा पाप किया है। ये बहुत बड़ा पाप किया, ये अहमद साहब ने कहा है। कुल मिला के विरोधाभास है इस दावे के संदर्भ में कि देश किस दिशा में जा रहा है। पर इतने बात तय है कि देश 2014 में जिस स्थिति में था उससे कुछ ना कुछ तो बेहतर हुआ होगा, तभी तो 2019 और 2024 में भी जन समर्थन साथ में था। लेकिन समय के साथ आत्ममूल्यांकन की जरूरत होती है। हमने कार्यक्रम की बुनियाद में ही ये बात कही थी कि कुछ समय पहले जब ऐसी आवाज आती थी तो उसकी प्रतिक्रिया जनता के स्तर पर भी बड़ी तीव्र होती थी। वो प्रतिक्रिया का स्वर इस समय दिखाई नहीं दे रहा है। क्या इस एक गाने को सत्तारूढ़ दल को अलार्म के रूप में नहीं देखना चाहिए? क्या इसके आधार पर आत्ममूल्यांकन नहीं होना चाहिए? 2024 में 303 के आंकड़े से 240 आने के बाद 2 साल बाद भी अगर इस स्वर को समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा नेतृत्व के लिए यह विचार का विषय होना चाहिए। विचार करेंगे, हो सकता है देश को जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं उसमें कुछ समय रहते कदम उठाएंगे ताकि देश बेहतर दिशा में जा सके। विपक्ष को अवसर मिला है ये चेताने के लिए कि कुल मिला के दिशा पर विचार होना चाहिए। देखें विचार करते हैं या नहीं करते हैं। पर आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस विमर्श का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत।